Hello students and all the viewers. I am मोहम्मद अरफात ख़ान. चलें भाई, आज भी हम एक और वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हुए हैं. बेसिकली हम लोगों ने एक लाइन पकड़ी है फ़िलहाल कुछ टाइम के लिए, और वो लाइन है MCQs की लाइन. यानी कि मैं आप लोगों को चैप्टर्स के MCQs कवर करवा रहा हूं, क्योंकि आप लोगों के प्रिपरेशन का टाइम है, आप लोगों के एंट्री टेस्ट का टाइम है, आप लोग डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करने जा रहे हैं. और दुआ है मेरी कि आप लोग सब अपने अपने पेपर्स में एग्जामिनेशंस के अंदर कामयाब हों, ताकि आप अपने पेरेंट्स का नाम जो है रोशन कर सकें, उनका सर फ़ख्र से बुलंद कर सकें. तो इसी उसमें मैंने बेसिकली MCQs को पकड़ा हुआ है कि हम पहले MCQs को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है. उसके बाद फिर मैं अपने लेक्चर्स को, जो मैंने जहाँ पर रोका हुआ है, उसके बाद मैं लेक्चर्स को टॉपिक वाइज अपलोड करना स्टार्ट करूँगा. लेकिन फ़िलहाल मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आई थी कि सर काइंडली MCQs आप करवा दें, क्योंकि MCQs के अंदर हमारा टाइम कम बचा हुआ है, कुछ ही डेज़, मुश्किल से मतलब एक मंथ से भी कम बचा हुआ है, ताकि हमारी प्रिपरेशन हो जाए. और मैं MCQs भी आपके सामने वो लेकर आता हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल होते हैं, जिसमें स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम्स होती हैं, और साथ साथ पास पेपर्स में जो आए हुए होते हैं, ताकि आपको एक प्रोसीजर, एक मेथड मिल जाए कि किस तरीके से MCQs को सॉल्व किया जाता है. चलें भाई, स्टार्ट करते हैं. और स्टार्ट करने से पहले वही वाली बात कि अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर हिट कर दिएगा, ताकि आपको मेरी आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके. बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैं ये भी बता दूं कि ये मैं रिपीट बार बार क्यों करता हूं, बेल आइकन पर हिट करना लाजमी इस वजह से. स्टूडेंट्स मुझे बोलते हैं सर हमें पता ही नहीं लगा आपकी वीडियो कब आ गई, 4-5 दिन गुजर गया, एक हफ्ता गुजर गया. तो आपको पता जब लगेगा, जब आप बेल आइकन पर हिट करेंगे, तो आपके पास नोटिफिकेशन आया करिए कि हाँ भाई सर अरफात ने वीडियो अपलोड कर दी है. तो आप फ़ौरन से चेक कर लें, अपना टाइम डिले किए बगैर, टाइम ज़ाया किए बगैर. ठीक है जनाब, कंटिन्यू करते हैं. आज का फर्स्ट और आज का सेकंड क्वेश्चन मैंने स्टार्ट किया है कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन से. मैंने कोई न्यूमेरिकल इसमें सॉल्व नहीं करवानी. सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यहाँ से. देखें, अच्छा जो हमारा टॉपिक है, मैं आज टॉपिक करवा रहा हूँ सिंपल हार्मोनिक मोशन. ठीक है, इस टॉपिक को हम डिस्कस करने जा रहे हैं और कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा MCQ सॉल्व करें सिंपल हार्मोनिक मोशन से रिलेटेड. ओके, फर्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट सिंपल पेंडुलम. ठीक है ना, सिंपल पेंडुलम की बात कर रहा है. अ सिंपल पेंडुलम is oscillating in a lift. एक लिफ्ट है. if the lift starts moving upwards, अगर वो लिफ्ट ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट हो with uniform acceleration, the time period will. अब सवाल पैदा होता है कि अगर वो लिफ्ट के अंदर रखा हुआ है टाइम सिंपल पेंडुलम, और अगर वो लिफ्ट अपवर्ड जाना स्टार्ट कर जाए विद सम एक्सेलरेशन, तो बताएं टाइम पीरियड के ऊपर क्या फर्क पड़ना चाहिए. एक बात ध्यान में रखिएगा, हमारे पास सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला होता है, दैट इज दिस वन. ये फॉर्मूला होता है 2 पाई रेडिकल L ओवर G. दिस इज द टाइम पीरियड फॉर सिंपल पेंडुलम. ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला डिपेंड कर रहा है एक लेंथ पर और एक एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर. अब मेरी बात गौर से सुनिएगा, यहां पर कॉन्सेप्ट आ रहा है इफेक्टिव वैल्यू ऑफ G का. इफेक्टिव वैल्यू ऑफ G का मतलब क्या, मैं आपको बताता हूं. देखिए, बहुत आसान सी बात है. G प्राइम इज इक्वल टू G प्लस A. एक फॉर्मूला ये होता है, और G प्राइम इज इक्वल टू G माइनस A. एक फॉर्मूला ये होता है. देखिए, बहुत आसान सी बात है. जब भी बॉडीज, यहां पर लिफ्ट है, जाहिर सी बात है, जब भी बॉडीज विद सम एक्सेलरेशन अपवर्ड मूव करती हैं, तो उनकी इफेक्टिव वैल्यू ऑफ G की फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला या इसकी इक्वेशन क्या बन जाती है, G प्राइम इज इक्वल टू G प्लस A. ये वो एक्सेलरेशन है जिस एक्सेलरेशन के साथ बॉडी ऊपर की तरफ जा रही होती है. तो ऊपर जाने की वजह से जो इफेक्टिव वैल्यू ऑफ G है वो बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है. कैसे पता चल रहा है, देखें, G में आप A को प्लस कर रहे हैं. लेट सपोज G की वैल्यू तो होती 9.8 है. अगर वो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के साथ ऊपर जा रहा है, तो आप 9.8 में 2 को प्लस कर ले, तो G की वैल्यू बढ़ नहीं जाएगी, 11.8 नहीं हो जाएगी. तो 11.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का मतलब इफेक्टिव वैल्यू ऑफ G बढ़ चुकी है, इंक्रीज हो चुकी है. तो मेरी बात गौर से सुन लो, वो ये कि इफेक्टिव वैल्यू ऑफ G बढ़ती है, इंक्रीज होती है अगर बॉडीज अपवर्ड जाएं एक्सेलरेशन के साथ, और यही इफेक्टिव वैल्यू ऑफ G डिक्रीज होती है कि अगर बॉडीज डाउनवर्ड मूव करें विद सम एक्सेलरेशन. तो ये देखें, G माइनस A फॉर डाउनवर्ड,
एंड g प्लस ए फॉर अपवर्ड मोशन बट विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का होना लाजमी है। ओके जनाब, इसका मतलब यहां पर मैं लिख दूंगा कि फॉर डाउनवर्ड फॉर अपवर्ड मोशन, फॉर अपवर्ड मोशन, ठीक है। और ये वाली किसके लिए? फॉर डाउनवर्ड मोशन, g माइनस ए आप कर रहे हैं। ओके मुझे एक बात बताओ कि अगर इफेक्टिव वैल्यू ऑफ g बढ़ गई है तो आपके पास न्यू टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला होगा दैट विल बी 2 पाई रेडिकल l ओवर g प्राइम। सिंपल सी बात है। अब आप चेक करें कि g प्राइम की वैल्यू इंक्रीज हो गई, यानी कि आपने g प्लस ए कर दिया। अगर मैं इन दोनों का रिलेशन बताऊं तो इन दोनों का रिलेशन क्या आ रहा है? इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडिकल, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ द वैल्यू ऑफ g। अगर आप g की वैल्यू को बढ़ा रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है टाइम पीरियड डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों का आपस में इनवर्स रिलेशन आ रहा है। तो अपवर्ड मोशन के लिए g की वैल्यू का बढ़ जाना, तो g की वैल्यू अगर बढ़ रही है तो टाइम पीरियड विल डिक्रीज, और डिक्रीज के लिए यहां पर आपके पास जो टाइम पीरियड आ रहा है वो क्या हो रहा है? बी शॉर्टर, यानी कि द टाइम पीरियड विल बी शॉर्टर। दिस इज योर आंसर। सेकंड क्वेश्चन चेक करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में भी सेम कॉन्सेप्ट यूज किया जा रहा है, लेकिन फर्क कितना है? द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज टी, यानी कि एक टाइम पीरियड है, सिंपल पेंडुलम है, उसका टाइम पीरियड ओरिजिनली टी है, ठीक है। इट्स टाइम पीरियड व्हेन इट फॉल्स फ्रीली अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। ओके, इस बार वो टाइम पीरियड यानी कि वो सिंपल पेंडुलम नीचे की तरफ ही रहा है। इसका मतलब आप ये वाला इक्वेशन यूज करेंगे, यानी कि अगर बॉडीज सम एक्सेलरेशन के साथ ऊपर जाएं तो g प्लस ए, और अगर नीचे जाएं तो g माइनस ए। अब वो मसला पता है क्या है? फॉल्स फ्रीली अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, और ऐसी कंडीशन में जो g होता है वो जो एक्सेलरेशन होती है वो तो होती ही g के बराबर है। आपने पता है ना, मोशन अंडर ग्रेविटी में यानी कि फ्री फॉल मोशन में बॉडीज कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ नीचे जाती हैं, और वो कितनी होती है? g होती है, यानी कि 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। इसका मतलब आपने इस वाले फॉर्मूले के अंदर जहां a आ रहा है वहां पर क्या पुट करना है? वहां पर g पुट करना है। और जब आप ऐसा करेंगे तो अब आप चेक करें, इफेक्टिव वैल्यू ऑफ g इज इक्वल टू g सेम माइनस a बराबर किसके हो गया? g के। क्यों? क्योंकि इट फॉल्स फ्रीली अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, तो g माइनस g। और अब आप नोट करें, अगर आप g में से g को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो इफेक्टिव वैल्यू g की हो जाएगी 0, यानी g की वैल्यू अब है ही नहीं, वो अपीयर हो रही है कि इट इज 0, खत्म हो गई इफेक्टिव वैल्यू ऑफ g। तो याद रखिएगा, एक काम की बात आपके जहनों में बिठा लें आप लोग, वो ये कि व्हेन अ बॉडी फॉल्स फ्रीली अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी द इफेक्टिव वैल्यू ऑफ g बिकम्स 0। अगर ये 0 हो गया, चलें दोबारा से टाइम पीरियड का फॉर्मूला चेक करें। ओके जनाब, टाइम पीरियड का फॉर्मूला अगर हम चेक करें, सो t इज इक्वल टू 2 पाई रेडिकल l ओवर g। अब आप नोट करें, अगर आप इस g की जगह पे 0 पुट कर देंगे तो नोट करिएगा, एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 इंफिनिटी, इंफिनिटी का रेडिकल इंफिनिटी, ओके, मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग, यानी कि पूरा फैक्टर जो बराबर हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा? इंफिनिटी के बराबर हो जाएगा। खत्म बात। इंफिनिटी का मतलब पता है क्या हो गया? इसका मतलब उसका टाइम पीरियड बढ़कर इंक्रीज होकर इनफाइनाइट हो गया, और इनफाइनाइट होने का मतलब ये हो जाएगा कि इट विल ऑसिलेट, यानी कि अब वो ऑसिलेट नहीं करेगा। भाई टाइम पीरियड सोचो, टाइम पीरियड इनफाइनाइट हो गया, इनफाइनाइट मतलब टाइम पीरियड है ही नहीं, इतना बढ़ गया है कि मतलब वो वापस ही नहीं आ रहा, समझ रहे हैं? टाइम पीरियड की डेफिनेशन क्या है? टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में जितना टाइम लगता है उसको हम टाइम पीरियड कहते हैं ना। तो यहां पर तो टाइम पीरियड इनफाइनाइट हो गया भाई। इनफाइनाइट का मतलब इतना बढ़ गया कि यू कैन नॉट कैलकुलेट सिंपली। तो अगर आप इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते, इनफाइनाइट हो गया, इसका मतलब इट विल नॉट ऑसिलेट एट ऑल, खत्म बात, यानी कि अब वो ऑसिलेट नहीं करेगा। सो टाइम पीरियड बिकम्स इंफिनिटी इन द केस ऑफ व्हाट? व्हेन द वैल्यू ऑफ g इज 0। और ये कब हो रहा है? इट फॉल्स फ्रीली अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, ये रहे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। डिस्कस करते हैं पहले क्वेश्चन नंबर 3 को। अ बॉडी फॉलिंग फ्रीली ऑन अ प्लैनेट, किसी और प्लैनेट की बात कर रहा है, covers 8 meters in 2 seconds. The time period of 1 meter long simple pendulum. अब सवाल पैदा ये होता है कि अगर टाइम पीरियड पूछा जा रहा है तो ये आपको 8 मीटर्स और 2 सेकेंड, ये उसकी मोशन से रिलेटेड क्यों बात कर रहा है?
समझ रहे हैं? मैं आपको बताता हूँ कि इससे रिलेटेड क्यों बात कर रहा है। आपको अगर टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या है, 2 पाई रेडिकल और एल ओवर जी, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब आपको अगर टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले आपको पेंडुलम की लेंथ पता होनी चाहिए। तो ये आ गई पेंडुलम की लेंथ 1 मीटर, ठीक है, आपको वन गिवन है। व्हाट अबाउट जी, ये तो हमारे अपने प्लेनेट की तो बात नहीं कर रहा, ये किसी और प्लेनेट की बात कर रहा है। ऑन द प्लेनेट कोई और प्लेनेट है, तो हर प्लेनेट के ऊपर जी की वैल्यू 9.8 थोड़ी होती है ना, 9.8 तो हमारे अर्थ के लिए। तो अब आपको उस प्लेनेट के ऊपर सबसे पहले जी की वैल्यू पता होनी चाहिए, और इस जी की वैल्यू को पता लगाने के लिए इसने आपको डिस्टेंस कवर्ड दिया कि वो 8 मीटर्स कवर कर रहा है 2 सेकेंड्स के अंदर। मैं आपको फॉर्मूला बताता हूं, S इज इक्वल टू 1/2 एंड जी टी स्क्वायर, ये ना फॉर्मूला सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। VIT तो हम हटा देते हैं क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी फॉलिंग बॉडी की हमेशा 0 होती है, तो 1/2 जी टी स्क्वायर। सबसे पहले आपने इस इक्वेशन से जी कैलकुलेट करना है कि इस प्लेनेट पर जी की वैल्यू है क्या, समझ रहे हैं? तो देखें उसने डिस्टेंस कितना कवर किया, 8, ये आ गया 8 इज इक्वल टू 1/2, सेम जी की वैल्यू फाइंड करनी है, 9.8 नहीं है क्योंकि हम अर्थ की बात नहीं कर रहे हैं, इनटू, हाँ भाई टाइम कितना गिवन है 2, तो मैं काम ये करता हूं डायरेक्टली, जब 2 का स्क्वायर करेंगे, ये देखें 2 का स्क्वायर करोगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 4, सिंपल सी बात है। अब आप चेक करें 4 का हाफ 2 होता है, और यहां पर 2 मल्टीप्लाई कर रहा है, वहां जाके ये देखें 2 1 2 एंड 2 2 4, 2 मल्टीप्लाई कर रहा है, यहां पर आके डिवाइड करेगा, सो 8 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू जी। आपको यहां से जी की वैल्यू पता चल गई। 8 का हाफ कितना होता है, 8 का हाफ हो जाता है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ जी ऑन दिस प्लेनेट, जिस प्लेनेट की ये बात कर रहा है। अब आपको जी की वैल्यू पता चल गई, अब आप यहां पर जी की वैल्यू पुट करें, आपका आंसर आ जाएगा। ओके लेट्स पुट, सो टी विल बी इक्वल टू, हाँ भाई 2 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 है ना, और लेंथ कितनी गिवन है पेंडुलम की 1, ये आ गया 1 डिवाइडेड बाय जी की वैल्यू कितनी कैलकुलेट करी 4, ये आ गया 4, और ये दोनों के दोनों फैक्टर्स आ गए रेडिकल के अंदर। ओके 2, चले मैं आपको यहाँ पर बताऊं कैंसिल करने का तरीका। 1 का तो रेडिकल 1 ही होता है, ठीक है ना। ओके 4 का रेडिकल हो जाता है 2, और 2 आ रहा है अपॉन के अंदर, है ना, तो ये पता है क्या बनेगा 2 इंटू 3.14 एंड डिवाइडेड बाय 2। ये 2 डिवाइड में कहां से आया, 4 का रेडिकल क्या होता है, ये 2 हो जाता है। ओके 2 से 2 कैंसिल, सो द टाइम पीरियड इज 3.14 सेकेंड्स ऑन दिस प्लेनेट, जिस प्लेनेट की ये बात कर रहा है। तो हम एक काम करते हैं, यहां पर सर्किल कर देते हैं हमारे करेक्ट ऑप्शन को, यानी कि 3.14 को। आसान है, कॉन्सेप्चुअल था बस। सबसे पहले आपने चेक करना था कि टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, उसके मुताबिक आपने इस 8 मीटर को और 2 सेकंड्स को यूटिलाइज करके जी की वैल्यू फाइंड कर ली। क्वेश्चन नंबर 4, अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, वाइब्रेट कर रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है, हैज एन एक्सेलरेशन ऑफ 64 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर एट अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 4 सेंटीमीटर, इट्स टाइम पीरियड। ओके दोबारा से आपसे कैलकुलेट करने को कह रहा है टाइम पीरियड। अब यहां पर डिस्प्लेसमेंट का जिक्र आ रहा है। आपको पता है फॉर्मूले की सिलेक्शन बड़े होशियारी से करनी होती है। आपको पता होना चाहिए कि किस फॉर्मूले में कौन सा फॉर्मूला, किस क्वेश्चन में कौन सा वाला फॉर्मूला आपने यूज करना है। यहां पर तो सीधी सीधी जी की बात कर रहा था, लेंथ की बात कर रहा था, तो 2 पाई एल ओवर जी। अब यहां पर इसने ये थोड़ी कहा कि इट इज सिंपल पेंडुलम, इसने तो सिर्फ ये कहा कि एक पार्टिकल है जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है। आपको पता है सिंपल हार्मोनिक मोशन का टाइम पीरियड का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है 2 पाई ओवर ओमेगा। दिस इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। इसी फॉर्मूले से आपने सिंपल पेंडुलम का फॉर्मूला ड्राइव किया है, इसी फॉर्मूले से आपने मास स्प्रिंग सिस्टम का फॉर्मूला ड्राइव किया, और बाकी सारे फॉर्मूला ड्राइव किए, समझ रहे हैं। अब मुझे यहां पर पहले ओमेगा पता लगाना है, और ओमेगा पता लगाने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है एक्स ओमेगा स्क्वायर। ये वाला फॉर्मूला होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन में। हम लोग जब टॉपिक पढ़ते हैं कनेक्शन बिटवीन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो उस टॉपिक में हम लोग ये वाला फॉर्मूला ड्राइव करते हैं। सो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एक्स ओमेगा स्क्वायर। ओके आपको एक्सेलरेशन गिवन है एंड दैट इज 64 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, क्यों जरूरत नहीं है, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर वैसे ही कैंसिल हो जाएगा। ओके यहां पर आ जाएगा 64, और डिस्प्लेसमेंट कितना गिवन है 4 सेंटीमीटर, तो x की जगह आ जाएगा 4 एंड ओमेगा स्क्वायर इज टू बी कैलकुलेटेड। जब आपको यहां से ओमेगा पता चल जाएगा, यहां पुट कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। बहुत आसान सी बात है। ओके जनाब 4 1 4 एंड 4 16, यानी कि यहां पर बच गया 16,
और जब आप 16 का रेडिकल निकालेंगे, ये देखें 16 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर रूट, खत्म करना है ना, तो स्क्वायर कैंसिल और 16 का क्या हो जाता है 4, यानी कि ओमेगा की आपको वैल्यू कितनी मिल गई 4 रेडियन पर सेकेंड, क्योंकि ओमेगा इज द एंगुलर स्पीड, एंगुलर वेलोसिटी, और इसका यूनिट क्या होता है रेडियन पर सेकेंड। छोड़ दो यूनिट को, आप 4 डायरेक्टली यहां पर पुट कर दो, ठीक है। सो t इज इक्वल टू 2 पाई ओवर 4, 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4, सो t इज इक्वल टू पाई बाय 2। ओके जनाब, मुझे ऑप्शन दिख गया, इसका मतलब इस वाले क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज पाई बाय 2। देखा आपने, बड़ी होशियारी से, बड़ी चालाकी से आपने चेक करना है कि आपको कौन सा वाला फॉर्मूला यूज करना है। और ये कैसे पता चलेगा, ये पता चलेगा जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितने ज्यादा एमसीक्यूज आपकी नजरों के सामने से गुजरेंगे, आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी और आप इस काबिल हो जाएंगे कि आपको पता चल जाएगा क्वेश्चन पढ़ते ही कि हाँ भाई इस वाली कंडीशन में हमें ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। तो काइंडली इट इज माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स कि आप अपनी प्रैक्टिस को ज्यादा से ज्यादा करना स्टार्ट कर दें। टॉपिक्स को पढ़िएगा, टाइम कम है तो पढ़ना छोड़ दें, एमसीक्यूज को सॉल्व करना स्टार्ट करें। जिस एमसीक्यूज में फंस जाओ उसका टॉपिक खोलो, फॉर्मूला देखो, कॉन्सेप्ट पढ़ो, दोबारा सॉल्व कर लो। सिंपल, एमसीक्यूज ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करो, सिर्फ पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ, उसको इंप्लीमेंट नहीं करोगे, एमसीक्यूज पे अप्लाई नहीं करोगे तो कोई फायदा नहीं होगा। प्रैक्टिस करो ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हियर आर द नेक्स्ट क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 5 में और क्वेश्चन नंबर 6 में वही बात रिपीट हो रही है जो मैंने आपको सबसे पहले स्टार्टिंग में बताई थी क्वेश्चंस के अंदर, जिसको हम कहते हैं टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। और अगर सिंपल पेंडुलम किसी भी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ या तो ऊपर जा रहा हो या नीचे की तरफ जा रहा हो, याद करें मैंने आपको बताया था इफेक्टिव वैल्यू ऑफ जी का कॉन्सेप्ट, जी प्लस ए फॉर अपवर्ड मोशन एंड g माइनस a फॉर डाउनवर्ड मोशन। ये बात आपको याद है, ठीक है। अच्छा जनाब, अ सिंपल पेंडुलम इज सिचुएटेड इन अ लिफ्ट विच इज एक्सेलरेटिंग अपवर्ड। कॉन्सेप्ट आ गया, यानी कि वो एक्सेलरेट कर रही है कहाँ की तरफ, अपवर्ड, विद एन एक्सेलरेशन ऑफ g ओवर 3। अब आपको एक्सेलरेशन की वैल्यू गिवन है, कितनी गिवन है, g/3, ये a की वैल्यू है। टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है। सबसे पहले हम इफेक्टिव वैल्यू ऑफ g का फॉर्मूला यूज करेंगे, यानी कि g प्राइम का फॉर्मूला g प्लस a, ठीक है, अपवर्ड मोशन के लिए। ओके, एक्सेलरेशन की वैल्यू आपको गिवन है ये रही g ओवर 3, तो इसकी वैल्यू पुट करते हैं, तो g प्राइम इज इक्वल टू g प्लस g/3। इसका एलसीएम लेंगे ना आप, जब एलसीएम लेंगे तो बेसिकली पता है क्या बनेगा, g प्राइम इज इक्वल टू एलसीएम आ जाएगा कंप्लीट 3 और 3 मल्टीप्लाई करेगा g के साथ तो ये बन जाएगा 3g और 3g प्लस g ये बन जाएगा 4g। इसका मतलब न्यूमिनेटर में क्या आ जाएगा 4g, तो इसका मतलब इस वाली वैल्यू का एलसीएम क्या आ गया 4g/3। आपको मैं यहां पर करके दिखा देता हूं किस तरीके से होगा। आपने एलसीएम लिया 3, ओके, 3 मल्टीप्लाई बाय g क्या बनेगा 3g प्लस g, तो 3g प्लस g क्या बन जाएगा 4g। इंटरनेट वगैरह के लिए भी यूज करते हैं आप लोग ना 3g 4g, ओके जनाब, 4g/3। दिस इज द इफेक्टिव वैल्यू ऑफ g। अब आपने क्या करना है, टाइम पीरियड का फॉर्मूला यूज करना है और उसमें g की वैल्यू को पुट करना है। नाउ द टाइम पीरियड विल बी 2 पाई रेडिकल l ओवर g प्राइम। चले भाई g प्राइम की वैल्यू पुट करते हैं, सो t प्राइम इज इक्वल टू 2 पाई l डिवाइडेड बाय, हाँ भाई g प्राइम की जगह क्या आ जाएगा 4g/3, 4g ओवर 3 एंड कंप्लीट रेडिकल। यहां तक बात क्लियर है। ये देखिए 3 नीचे डिवाइड कर रहा है, ऊपर जाके मल्टीप्लाई करेगा l के साथ, तो क्या बनेगा t प्राइम इज इक्वल टू 2 पाई, ये बनेगा 3l डिवाइडेड बाय 4g। एक काम ही करते हैं, ये जो रेडिकल के अंदर नंबर्स आ रहे हैं ना, यानी कि 3 और 4, इनको रेडिकल के मतलब अलग करके रख देते हैं, मतलब l/g को अलग कर देते हैं और बाकी नंबर्स को अलग करते हैं। सबसे पहले 3 का परफेक्ट रेडिकल नहीं है और आंसर्स में आपको रेडिकल 3 नजर आ रहे हैं, इसका मतलब ये रेडिकल 3 रहना चाहिए, इसका स्क्वायर रूट नहीं करना आपने। ओके, रेडिकल 3 को अलग कर देते हैं, साथ साथ ये 4 दिख रहा है आपको, 4 का रेडिकल तो निकलता है ना, 4 का रेडिकल क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो अगर मैं इन नंबर्स को अलग करके लिखूं तो ये बताइए क्या बनेगा, रेडिकल 3 डिवाइडेड बाय 2। रेडिकल 3 एज इट इज, क्योंकि परफेक्ट नहीं है, बाकी 4 का रेडिकल क्या हो गया 2, और आप एज इट इज फॉर्मूला लिख दो। फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है 2 पाई l ओवर g, एज इट इज फॉर्मूला आ गया, दिस इज 4, ये 4 है ना। अब आप नोट करें, ये जो फॉर्मूला होता है 2 पाई l/g, ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला है, इसकी जगह आप t पुट कर दें, सो t प्राइम इज इक्वल टू रेडिकल 3
डिवाइडेड बाय 2 एंड मल्टीप्लाई बाय टाइम। चेक कर ले भाई, ये आपको फॉर्म नजर आ रही है, दिस इज योर आंसर, और आंसर आपको यहां पर नजर आ रहा है बी, रेडिकल 3/2 मल्टीप्लाई बाय टी। इसका मतलब बी ऑप्शन इज करेक्ट। कोई भी मुश्किल बात नहीं है, आपने इफेक्टिव वैल्यू ऑफ जी का फॉर्मूला यूज करके एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट करी जो आपको गिवन थी, एलसीएम लिया, इसकी वैल्यू को यहां पर पुट किया, जी की जगह पे थोड़ा सा सॉल्यूशन किया और आपको पता चल गया रेडिकल 3/2 मल्टीप्लाई बाय टी इज द न्यू टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम। क्वेश्चन नंबर 6, द फ्रीक्वेंसी। अब ये बात कर रहा है फ्रीक्वेंसी की। चले भाई, फ्रीक्वेंसी का हम फॉर्मूला लिखते हैं और वो बराबर होता है द रेसिप्रोकल ऑफ द टाइम पीरियड। द रेसिप्रोकल ऑफ द टाइम पीरियड इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी। और हमारे पास यहां पर जो कंडीशन आ रही है उसको भी पढ़ते हैं कि कंडीशन क्या है। ऑफ अ सिंपल पेंडुलम विच इज फॉलिंग फ्रीली अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। याद आया कुछ? मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले एक बात बताई है, अगर अभी कनेक्ट हुए बीच में से तो जाके मेरे फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन पढ़ लो। उसमें क्या लिखा था? उसमें ये पढ़ा था हम लोगों ने कि अगर कोई भी सिंपल पेंडुलम फॉल करेगा फ्रीली अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, तो आपको पता है ना उसका जो टाइम पीरियड हो जाता है वो हो जाता है इन्फिनिटी। टाइम पीरियड क्या हो जाता है? इन्फिनिटी, इफ द सिंपल पेंडुलम इज फॉलिंग फ्रीली फॉर फ्री फॉल मोशन, फॉर फ्री फॉल मोशन। टाइम पीरियड फॉर फ्री फॉल मोशन इज ऑलवेज इन्फिनिटी। और अब क्योंकि फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये तो नहीं है अगर ये टाइम पीरियड इन्फिनिटी है तो मैं यहां पर इन्फिनिटी पे टिक करूं। नहीं नहीं, जरा सा सबर करते हैं इस वजह से क्योंकि आपने फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला चेक करना है। ओके जनाब, 1 डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी। आपने एक बात पढ़ी हुई है, एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 इज इन्फिनिटी एंड एनीथिंग डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0। इसका मतलब फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 0। खत्म बात। इसका मतलब इस वाले क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? 0। तो भाई यहां से आपको पता है एक बात और पता चल गई, इनको याद रखिएगा बातों को। एक दफा आपने बता लिया, मतलब समझ लिया, मैंने आपको बता दिया, तो जरूरी नहीं कि आप बार बार सॉल्यूशन करें, जिसको ध्यान में बिठा लो, बस खत्म बात। तो अगर कोई भी सिंपल पेंडुलम फॉल करेगा फ्रीली अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, वो किसी भी प्लेनेट पर हो, अगर फ्रीली अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी है तो उसका टाइम पीरियड इनफाइनाइट हो जाता है, जबकि उसकी फ्रीक्वेंसी 0 हो जाती है। तो फ्रीक्वेंसी का 0 हो जाना और टाइम पीरियड का इनफाइनाइट हो जाना। फॉर विच कंडीशन? इफ द सिंपल पेंडुलम इज फॉलिंग फ्रीली अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। दिस इज द रीजन। क्वेश्चन नंबर 7 को चेक करते हैं। 2 springs of force constants K/4 and K/5 are connected in series। यहां पर बात आ गई कि अब आपके पास यहां पर यूज होता है कॉम्बिनेशंस ऑफ स्प्रिंग्स। जैसे कैपेसिटर्स की कॉम्बिनेशन होती है सीरीज एंड पैरेलल, जैसे रेजिस्टर्स की कॉम्बिनेशन होती है सीरीज एंड पैरेलल, इसी तरीके से स्प्रिंग्स की भी कॉम्बिनेशन होती है। सबसे पहले काम ये करते हैं, जल्दी से मैं आपको समझाता हूं कि स्प्रिंग की जो कॉम्बिनेशन होती है वो किस तरीके से आप लोग यूज करते हैं। कॉम्बिनेशंस ऑफ स्प्रिंग, कॉम्बिनेशंस ऑफ स्प्रिंग। सबसे पहली कॉम्बिनेशन हम लोग डिस्कस करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन, और उसके साथ साथ मैं आप लोगों को बताऊंगा दूसरे वाले की, यानी कि पैरेलल कॉम्बिनेशन। यानी कि 2 कॉम्बिनेशंस को हम लोग डिस्कस करते हैं जब भी हम इस स्प्रिंग को डिस्कस करते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, दीज आर द कॉम्बिनेशंस। अब अगर आपके पास 2 बेसिकली स्प्रिंग्स हो तो उसको आप कैसे ड्रॉ करेंगे? लेट्स सपोज ये कोई भी एक सपोर्ट है, इस सपोर्ट के साथ आपने क्या किया, एक स्प्रिंग लिया, दिस इज अ स्प्रिंग, ठीक है, और इसी स्प्रिंग के साथ कनेक्ट कर दिया एक और स्प्रिंग को लाइक दिस, और फाइनली एक बॉडी को आपने हैंग कर दिया। आगे स्प्रिंग की कॉम्बिनेशन, इस वाले स्प्रिंग की कांस्टेंट को हम रिप्रेजेंट करेंगे K1 से और इस वाले को रिप्रेजेंट करेंगे K2 के साथ। सो दिस इज कॉल्ड द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग, यानी कि 2 स्प्रिंग्स आपस में सीरीज में कंबाइन हुए हैं। तो जब सीरीज में कंबाइन होते हैं तो हम लोग डिस्कस करते हैं नेट स्प्रिंग कांस्टेंट को, यानी कि आपने इन दोनों कांस्टेंट्स का नेट निकालना होता है, टोटल निकालना होता है। तो इस कॉम्बिनेशन का टोटल यानी कि नेट स्प्रिंग कांस्टेंट अगर आपने ना हो तो हमारे पास फॉर्मूला होता है 1/k इज इक्वल टू 1/k1 प्लस दिस इज k1 एंड प्लस 1/k2। दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द नेट स्प्रिंग कांस्टेंट, द टोटल स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ द सीरीज कॉम्बिनेशन। यानी कि रेसिप्रोकल्स का सम करेंगे तो आपको मिलेगा नेट
स्प्रिंग कांस्टेंट 1/k1 प्लस 1/k2, दिस इज द फॉर्मूला। अच्छा, अब हम डिस्कस करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन को। हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन भी होती है। हाँ भाई, पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए वही वाली बात कि हमारे पास बेसिकली एक सपोर्ट होगी, उस सपोर्ट से हम लोगों ने दो स्प्रिंग्स को आपस में पैरेलल में ज्वाइन किया हुआ होगा। ये देखें, ये रहा पहला और ये रहा दूसरा स्प्रिंग, और इस स्प्रिंग के साथ, इस कॉम्बिनेशन के साथ हम लोगों ने कोई भी एक बॉडी को हैंग कर दिया। नाउ यू कैन सी द डिफरेंस, क्लियर डिफरेंस बिटवीन द कॉम्बिनेशन। एक कॉम्बिनेशन में आपने दोनों स्प्रिंग्स को कनेक्ट किया हुआ है सीरीज में, जबकि एक कॉम्बिनेशन में आपने कनेक्ट किया हुआ है इसको पैरेलल के अंदर, पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर। मींस ये रहा आपके पास स्प्रिंग कांस्टेंट नंबर 1 एंड ये रहा आपके पास स्प्रिंग कांस्टेंट नंबर 2, एंड अगेन द नेट स्प्रिंग कांस्टेंट विल बी गिवन एज k is equal to k1 plus k2। यानी कि अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन होगी तो आपने नेट स्प्रिंग कांस्टेंट को कैलकुलेट करना है तो डायरेक्टली प्लस कर लिएगा, लेकिन अगर सीरीज होगी तो सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर आपने अगर टोटल फाइंड करना हो स्प्रिंग कांस्टेंट तो आपने रेसिप्रोकल्स का सम करना होगा। ये बात आपने ध्यान में रखनी है। अच्छा, ये थोड़ा सा टिपिकल है कंडीशन, टिपिकल कुछ भी नहीं है, बस थोड़ा सा लेंथी हो जाता है क्योंकि रेसिप्रोकल्स का सम है। इसी वजह से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इस वाले का। ये देखिए मैंने क्वेश्चन कौन सा लिखा हुआ है, कनेक्टेड इन सीरीज, यानी कि हम इस वाली कंडीशन को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो इस वाले कंडीशन के लिए वी विल यूज दिस फॉर्मूला 1/k इज इक्वल टू 1/k1 प्लस 1/k2। जब आपको ये बात समझ आ जाएगी तो ये ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगी, इसके अंदर तो बहुत आसान सी कंडीशन है। ठीक है, सो देयर आर टू कॉम्बिनेशंस ऑफ स्प्रिंग्स, नंबर 1 इज सीरीज कॉम्बिनेशन एंड नंबर 2 इज पैरेलल कॉम्बिनेशन। चलिए भाई आगे चलते हैं, ये बात आपको समझ आ गई। अब हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये वाला फॉर्मूला ध्यान में रखिएगा, ये हमारा क्वेश्चन इससे सॉल्व होगा। 1/k इज इक्वल टू 1/k1 प्लस 1/k2। ओके जनाब, ओके अब हमें यहां पर सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला यूज करना है, और फॉर्मूला कौन सा वाला, ये जो मैंने अभी आपको बताया था 1/k इज इक्वल टू, सबसे पहले आपने नेट स्प्रिंग कांस्टेंट फाइंड करना है। सो 1/k इज इक्वल टू 1/k1 1/k1 प्लस 1/k2। वैल्यूज पुट करें, ये देखें दिस इज k1 एंड दिस इज k2, तो वैल्यूज पुट करते हैं भाई। 1/k एज इट इज रहेगा इज इक्वल टू 1/k1 कितना है, k/4 प्लस k2 कितना है, k/5। सबसे पहले इन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई में ले जाओ, 4 को ऊपर और 5 को ऊपर, तो ये क्या बनेगा 1/k इज इक्वल टू 4/k प्लस 5/k। ऐसा ही है, इनका अब एलसीएम ले लो। एलसीएम लेंगे तो कंडीशन क्या बनेगी 1/k इज इक्वल टू, हाँ भाई एलसीएम क्या आ जाएगा k, और ऊपर 4 प्लस 5 कर दो तो ये बन जाएगा 9, तो ऊपर बच जाएगा 9। फाइनली लास्ट स्टेप, k फाइंड करना है, 1/k फाइंड नहीं करना, तो इसका रेसिप्रोकल कर लो, मतलब इसको बेसिकली फ्लिप कर लो, तो क्या बनेगा ये k इज इक्वल टू k/9। ये आपके पास कंडीशन बन गई k/9, ये आ गया। अब हमें यूज करना है बेसिकली टाइम पीरियड का फॉर्मूला। दिस इज नॉट आवर आंसर, ये हमारा आंसर नहीं है, ये हमने k की वैल्यू फाइंड करी फॉर द सीरीज कॉम्बिनेशन। अब ये वैल्यू क्यों फाइंड करी हम लोगों ने, क्योंकि हमारे पास जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है, टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2π रेडिकल m/k। अब आपने पता है क्या करना है, सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए इस k की वैल्यू को आपने फाइंड करके रखा हुआ है, अब आपने इस k की वैल्यू को यहां पर पुट करना है। ओके, नाउ लेट्स पुट द वैल्यू। सो 2π रेडिकल m डिवाइडेड बाय, हाँ भाई k नहीं आएगा बल्कि k की जगह k/m आ जाएगा, सो k/9 एंड कंप्लीट रेडिकल। ओके जनाब, 9 डिवाइड कर रहा है, ऊपर जाके मल्टीप्लाई करेगा, तो इट विल बिकम t इज इक्वल टू 2π 9m डिवाइडेड बाय k और होल रेडिकल। यहां तक बात क्लियर है। ओके जनाब, 9 का तो रेडिकल निकल सकता है, 3 3 जा 9, यानी कि जब 9 का रेडिकल निकलेगा तो 3 और 3 जाके 2 से मल्टीप्लाई करेगा, तो 3 2 जा 6, तो टाइम पीरियड आपके पास क्या आ गया 6π, और बाकी अंदर क्या बचा हुआ है m/k। ये स्टेप दोबारा रिपीट कर रहा हूं, देख लीजिएगा। मैंने क्या किया, ये 9 को डिवाइड से मल्टीप्लाई में ले आया, और दूसरी बात 9 का जब स्क्वायर रूट निकलेगा तो 3 निकलेगा, और 3 जाके 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो 3 2 जा 6। आपका आंसर आ चुका है, यानी कि 6π रेडिकल m/k, और आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन नंबर ए इज योर आंसर। तो भाई सीरीज कॉम्बिनेशन की प्रॉब्लम मैंने आपको करवा दी।
अब आप चाहें तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए भी यूज कर लिएगा। जिस तरीके से मैंने सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला यूज किया आपको बता के दोनों के डिफरेंस करने के बाद, इसी तरीके से आप पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला यूज कर लिएगा। वो क्या है, वो तो आसान है, K1 प्लस K2 डायरेक्ट कर लिएगा। तो सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स एंड द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या रहा है, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल इज 1 सेंटीमीटर, यानी कि आपको डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू गिवन है, एंड इट्स मैक्सिमम एक्सेलरेशन इज 1.57 स्क्वायर सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कैलकुलेट द टाइम पीरियड। अच्छा, हमें पता है कि टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2 पाई ओवर ओमेगा, सही है। अब ओमेगा आपको पता होगा तो आप टाइम पीरियड कैलकुलेट कर सकते हैं, और ओमेगा को कैलकुलेट करने के लिए वी हैव एन एक्सप्रेशन एंड दैट इज ओमेगा स्क्वायर, एक्स ओमेगा स्क्वायर। एक्सेलरेशन की वैल्यू ये रही 1.57 और ये आ गया स्क्वायर, एज इट इज वैल्यू पुट कर दी, स्क्वायर हमने नहीं लगाया, ये वैल्यू के ऊपर स्क्वायर है। डिस्प्लेसमेंट आपको गिवन है 1 एंड मल्टीप्लाई बाय ओमेगा स्क्वायर। भाई 1 मल्टीप्लाई में है तो वैल्यू के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, बाकी ओमेगा की वैल्यू आपको मिल चुकी है एंड दैट इज 1.57 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, ये ओमेगा की वैल्यू आ गई। स्क्वायर से स्क्वायर आप कैंसिल कर देंगे रेडिकल लेने के बाद। नाउ लेट्स पुट दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन, 2 मल्टीप्लाई बाय 3.14 एंड डिवाइडेड बाय 1.57। ओके जनाब, t इज इक्वल टू 3.14 का जो डबल होता है वो होता है 6.28 डिवाइडेड बाय 1.57, दिस इज 7। ओके, जब डिवाइड करेंगे तो बहुत आसान सॉल्यूशन था, 4 सेकेंड्स, यानी कि इस वाले क्वेश्चन का जो आपका आंसर आ गया वो कितना आ गया, 4 सेकेंड्स। क्वेश्चन नंबर 9 चेक करते हैं। अ 10 ग्राम्स पार्टिकल, यानी कि आपको पार्टिकल का मास गिवन है। अच्छा, इसको कन्वर्ट कर देते हैं, 0.01 किलोग्राम हो जाएगा ये, है ना। क्या किया मैंने, ग्राम से किलोग्राम में जाते हैं तो वैल्यू को 1000 से डिवाइड करते हैं, तो ये क्या बन गया, 0.01 किलोग्राम इज एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन विद एन एम्पलीट्यूड। ये डिस्प्लेसमेंट गिवन आपको, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। ओके, आपको टाइम पीरियड भी गिवन है इस बार तो, और टाइम पीरियड कितना गिवन है, π/5 सेकेंड्स। द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज, यानी कि फोर्स कैलकुलेट करने के हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो होता है हुक्स लॉ, F इज इक्वल टू kx। x तो आपको गिवन है, व्हाट अबाउट k? k को कैलकुलेट करने के लिए आपको दिया गया है टाइम पीरियड, तो आपने टाइम पीरियड का फॉर्मूला यूज करना है सबसे पहले, एंड द फॉर्मूला इज 2 पाई रेडिकल m ओवर k। वैल्यूज पुट करें, टाइम पीरियड की वैल्यू कितनी, π/5 इज इक्वल टू 2 पाई, और मास की वैल्यू 0.01 और k आपने कैलकुलेट करना है। ठीक है, ओके, k कैलकुलेट करने के लिए आप करते हैं स्क्वायर, क्योंकि वो आपके पास आ रहा है रेडिकल के अंदर, तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। सबसे पहले पाई से पाई कैंसिल कर दें और साथ साथ आप कर दें दोनों साइड्स के ऊपर स्क्वायर। तो भाई 25 का स्क्वायर क्या बनेगा, 1/25 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर क्या बनेगा, 4 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर से रेडिकल कैंसिल, ओके, 0.01 एज इट इज और डिवाइडेड बाय k। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, k को ले जाते हैं मल्टीप्लाई में और 25 को ले जाते हैं मल्टीप्लाई में, तो ये बनेगा k इज इक्वल टू 25 इंटू 4 इंटू 0.01। ओके जनाब, बहुत आसान सॉल्यूशन था, सिर्फ आपने कॉन्सेप्ट यूज करना था। 25 4 ज़ा 100 इंटू 0.01 इट विल बी 1 न्यूटन पर मीटर। ये स्प्रिंग कांस्टेंट का यूनिट आ गया, न्यूटन पर मीटर। आप वैल्यू पुट करते हैं, फॉर्मूला आपका वेट कर रहा है बहुत देर से बेचारा। ओके, k की वैल्यू कितनी आ गई, 1, x आपको कितना गिवन है, 0.5। 0.5 जिससे भी मल्टीप्लाई करता है उसको कर देता है हाफ, और 1 का हाफ 0.5 न्यूटन। बहुत आसान है, यानी कि फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज 0.5 न्यूटन। तो जनाब, आज की वीडियो के अंदर हम लोगों ने सिंपल हार्मोनिक मोशन से रिलेटेड जो बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशंस थी, फॉर्मूला थे, या हमारे पास जो क्वेश्चंस आते हैं उनको डिस्कस किया। उम्मीद करता हूं कि आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे, आपकी बहुत सारी इसमें से हेल्प हो गई होगी। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि स्टूडेंट्स के टेस्ट वगैरह चल रहे हैं, ताकि उन तक वीडियो पहुँचे और वो भी इस वीडियो से फ़ायदा उठा लें।
और फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने दोबारा हाजिर हूँगा और उसमें भी कोई हम टॉपिक उठाएंगे और उस टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। फिलहाल हम कुछ टाइम तक एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे, उसके बाद मैं अपनी वही टॉपिक वाली कंडीशंस को कंटिन्यू करूंगा। टॉपिक वाइज जो हम चल रहे थे चैप्टर्स को कवर करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे यानी कि मोहम्मद अरफात खान को इजाज़त दीजिए। टेक केयर, थैंक यू।